हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना ओडिशा बीकॉम का सेमेस्टर नंबर 1 का पेपर बिजनेस लॉ। अगर तुम और कोई यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, जैसे कि अगर तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो तो भी तुम्हारे सेमेस्टर नंबर 1 में ये सब्जेक्ट रहेगा पेपर बिजनेस लॉ। अगर कोई और यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो तो भी तुम्हारे सेमेस्टर्स में जरूर बिजनेस लॉ नाम का सब्जेक्ट होगा और हम आराम से इस प्लेलिस्ट से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, चाहे हम ऑल ओवर इंडिया कोई भी कॉलेज, कोई भी सेमेस्टर, कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर क्यों ना हो। क्लियर है? हम पिछले क्लास में पढ़ रहे थे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम पहला चीज पढ़ना शुरू किए थे, दैट वाज ऑफर। हम पढ़े थे ऑफर क्या होता है एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स या क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑफर। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द एसेंशियल ऑफ अ वैलिड ऑफर। तो एक वैलिड ऑफर होने के लिए क्या क्या चीज होना जरूरी है, क्या क्या चीज होने से एक ऑफर को वैलिड ऑफर बोला जाएगा। बट बिफोर वी स्टार्ट यू कैन चेक आवर डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लेना, रजिस्टर कर लेना अपने आप को। वहां कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एग्जाम क्वेश्चंस सब कुछ वहां पे अवेलेबल होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। फर्स्ट पॉइंट है उसके अंदर 9 पॉइंट है टोटल। फर्स्ट पॉइंट है इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ लीगल रिलेशनशिप। तो हमेशा ऑफर का इंटेंशन एक लीगल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना होना चाहिए। अगर ऑफर का इंटेंशन एक सोशल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है तब वो एक वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ए बी को सपोज इनवाइट करता है, he invites for a let's say बर्थडे पार्टी। ए बी को इनवाइट करता है किसके लिए? बर्थडे पार्टी के लिए। तो ये जो इनविटेशन है इसका इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना नहीं है, इसका इंटेंशन तो एक सोशल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। और अगर ऑफर का इंटेंशन सोशल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना होगा देन उसको एक वैलिड ऑफर नहीं बोला जाएगा। क्लियर है? देखना, ऑफर मस्ट बी सच एज इन लॉ is capable of being accepted, giving rise to legal relationship. If the offer does not intend to give rise to legal consequences and creating legal relation, it is not considered as a valid offer. अगर एक ऑफर का इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना नहीं है तब हम उसको एक वैलिड ऑफर नहीं बोलेंगे। In the eye of the law, a social invitation मतलब invitation to a birthday party, invitation to a anniversary etc. even if accepted is not a valid contract, क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना नहीं है, यहाँ पे इंटेंशन तो एक सोशल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। ठीक है, even if accepted does not create a legal relation because it is not intended to do so। मतलब अगर हम एक बर्थडे पार्टी में किसी को बुलाते हैं तो उससे हमारा एक सोशल रिलेशनशिप है, इस वजह से हम बुलाते हैं। हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हम दोस्त हैं, जान पहचान है, इसीलिए हम उनको बुलाते हैं। हमारा इंटेंशन कोई भी लीगल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना नहीं है। और जब भी एक ऑफर का इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना नहीं होगा तब हम उसको एक वैलिड ऑफर नहीं बोलेंगे। क्लियर है ये? तो दिस वाज पॉइंट नंबर 1, एन ऑफर मस्ट बी इंटेंडेड टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। क्लियर है ये? नेक्स्ट, सेकंड, इट मस्ट बी सर्टन, डेफिनाइट ऑन एंड नॉट वेग। मतलब एक ऑफर सर्टन और डेफिनाइट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखना, इफ द टर्म्स ऑफ द ऑफर आर वेग, अगर ऑफर का टर्म्स वेग है
और इनडेफिनाइट है, मतलब क्लियर नहीं है, ऑफर का जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो क्लियर नहीं है, देन इट कैन नॉट क्रिएट एनी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, तो उससे कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं होगा। ठीक है, देखना एग्जांपल देता हूं तुमको। ए बी को ऑफर दिया टू सेल 100 क्विंटल्स ऑफ ऑयल at let's say 1000 rupees, 100 rupees पर क्विंटल्स। ठीक है, तो ए बी को ऑफर दिया 100 क्विंटल बेचेगा ऑयल एट 100 रुपीज पर क्विंटल, तो क्या ये एक वैलिड ऑफर होगा? द आंसर इज नो, ये एक वैलिड ऑफर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा टाइप ऑफ ऑयल होगा ये क्लियर नहीं है, ये डेफिनाइट नहीं है कि कौन से टाइप ऑफ ऑयल का बात कर रहा है। ठीक है, ऑयल बहुत टाइप का होता है, तो ये ऑफर जो है ये क्लियर नहीं है, डेफिनाइट नहीं है, ये वेग है, वेग है ये ऑफर, मतलब कंफ्यूजिंग है ये ऑफर, और अभी क्लियर नहीं है ऑफर का टर्म्स एंड कंडीशंस, तो इसको एक वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा। ठीक है, देखना 10 where A offers to sell B 100 quintals of oil, there is nothing whatever to show what kind of oil, कौन सा टाइप ऑफ ऑयल बेचेगा वो क्लियर नहीं है। The offer is not capable of being accepted for want of certainty, ये ऑफर जो है सर्टन नहीं है, डेफिनाइट नहीं है, इसीलिए इसको एक वैलिड ऑफर नहीं बोला जाएगा। दिस इज नॉट अ वैलिड ऑफर। क्लियर है? तो सेकेंड पॉइंट होता है ऑफर का, इट मस्ट बी सर्टन, डेफिनाइट एंड नॉट वेग। क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है इसमें, केस का नाम है लालमेन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान से सुनना। देखना थर्ड पॉइंट है, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, तो ऑफर हमेशा कम्युनिकेट होना चाहिए। अगर एक ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ है, अगर एक ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ है, देन दैट ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, तो अगर मुझे ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ है तो मैं उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। किसी और को अगर कम्युनिकेट हुआ है तो वो एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन अगर मुझे कम्युनिकेट नहीं हुआ तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो जरूरी है कि ऑफर जो है कम्युनिकेट होना चाहिए ऑफरी को, जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा ऑफर का तब तक द ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। क्लियर है? अब देखना यहां पे लैंडमार्क केस है इसमें, जी जी मतलब यहां पे गौरी दत्त। ठीक है, अब गौरी दत्त क्या हुआ, गौरी दत्त के जो नेफ्यू है, नेफ्यू वेंट मिसिंग, नेफ्यू कहीं गुम हो गई, मिल नहीं रही थी, गौरी दत्त एकदम परेशान हो गया। अब गौरी दत्त क्या किया, अपना सर्वेंट को बुलाया लालमैन। ठीक है, अब सर्वेंट को बुलाया लालमैन को, और लालमैन को बोला कि जा नेफ्यू को खोज के ला, कुछ भी हो जाए जा नेफ्यू को खोज के ला। तो गौरी दत्त क्या किया, लालमैन को भेजा अपने नेफ्यू को ट्रेस करने के लिए। ठीक है, अब सर्वेंट चला गया, सर्वेंट का तो काम है खोजना, है ना, मालिक जो बोले वो काम करना, तो सर्वेंट चला गया खोजने उसकी नेफ्यू को। अब बाद में गौरी दत्त सोचा कि काम करते हैं, एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं न्यूज़पेपर में कि जो भी नेफ्यू को खोज के लाएगा उसको हम रिवॉर्ड देंगे। ठीक है, तो ये क्या किया, बाद में ये न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दिया कि जो भी नेफ्यू को खोज के लाएगा उसको हम लोग रिवॉर्ड देंगे, लेट से 1 लाख रुपीस, 1 लाख रुपए का रिवॉर्ड देंगे। ठीक है, अब थोड़ा दिन बाद क्या हुआ, 1-2 दिन बाद लालमैन जो है वो खोज के ले आया नेफ्यू को। ठीक है, और नेफ्यू को हैंड ओवर कर दिया गौरी दत्त को। ठीक है, कौन खोज के लाया नेफ्यू को, लालमैन खोज के लाया, और लालमैन हैंड ओवर कर दिया गौरी दत्त को, लो नेफ्यू मिल गई है। ठीक है, अब लालमैन को फिर पता चलता है कि अरे एक एडवर्टाइजमेंट निकला था
जिसमें जो खोजेगा नेफ्यू को उसको रिवॉर्ड मिलेगा। तो लालमैन दौड़े दौड़े गया गौरी दत्त के पास और बोला कि देखो एडवर्टाइजमेंट है, जो खोज के लाएगा उसको इनाम मिलेगा, तो लाओ मेरा 1 लाख रुपया दो क्योंकि मैं नेफ्यू को खोज के लाया हूं। ठीक है, तो मेरा सवाल है क्या लालमैन सही बोल रहा है? बेचारा खोज के तो लाया है, इनाम मिलना भी चाहिए, है ना। बट लॉ बोलता है कि ये जो रिवॉर्ड वाला बात है, दिस ऑफर वॉज नॉट कम्युनिकेटेड टू लालमैन। ये ऑफर लालमैन को दिया नहीं गया था। लालमैन तो पहले से ही जा चुका था खोजने। ये जो 1 लाख रुपए का रिवॉर्ड वाला ऑफर है, ये ऑफर लालमैन को कम्युनिकेट नहीं हुआ था। और अगर एक ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था, देन दैट ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। इसका मतलब लालमैन को पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि दैट ऑफर वाज नॉट कम्युनिकेटेड टू लालमैन, दैट ऑफर वाज फॉर अदर पर्संस। लालमैन को तो हम पहले ही भेज दिए थे खोजने के लिए, उसको तो इनाम के बारे में कुछ बोले ही नहीं थे। तो द ऑफर इज नॉट कम्युनिकेटेड एंड व्हेन एन ऑफर इज नॉट कम्युनिकेटेड दैट ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। क्लियर है? देखो, एन ऑफर टू बी कंप्लीट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफर कम्युनिकेट होना जरूरी है टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड, अदरवाइज देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस। अगर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ देन एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता। Unless an offer is communicated, there can be no acceptance by it. This can be illustrated by a landmark case of Lalman Shukla versus Gauri Dutt. Clear है? लालमैन शुक्ला जो है वो सर्वेंट का नाम था और गौरी दत्त जो था वो मालिक का नाम था, ओनर का नाम था। क्लियर है ये? तो दिस इज अ लैंडमार्क केस, एग्जाम में आने का हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है ये वाले केस स्टडी का। ठीक है, नेक्स्ट। अब इजी पॉइंट है काफी, ठीक है, देखना। पॉइंट नंबर 4, इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द अदर। ऑफर हमेशा ऐसा होना चाहिए हम जिसमें हमारा इंटेंशन है दूसरे पार्टी का इच्छा जानना। हमेशा होता है कि विल यू परचेज कार फॉर 50,000। मैं ऐसे नहीं बोल सकता परचेज माई कार फॉर 50,000, मैं ऑर्डर नहीं दे सकता। ऑफर का इंटेंशन हमेशा सामने वाले का इच्छा जानना होता है। ठीक है, ऑफर मस्ट बी मेड with a view to obtain the assent of the other party। तो ऑफर हमेशा सामने वाले का हाँ सुनने के लिए किया जाता है, सामने वाले का इच्छा जानने के लिए ऑफर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, इट मे बी कंडीशनल। एक ऑफर में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकता है और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ऑफर को उस टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं बोल सकता हूं विल यू परचेज माय कार, प्लीज मेक पेमेंट बाय आरटीजीएस। तो मैं एक कंडीशन डाल दिया कि अगर गाड़ी खरीदना है तो पेमेंट आरटीजीएस से करना पड़ेगा। तो एक ऑफर में कुछ कंडीशंस हो सकता है और उसके साथ, उस कंडीशन के साथ ही वो एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, एन ऑफर कैन बी मेड subject to any terms and conditions by the offerer. For example, offerer may ask for payment by RTGS, NEFT, etc. The offerer will have to accept all the terms and conditions of the offer, otherwise the contract will be treated as invalid. तो ऑफर में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकते हैं और उस टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ ही उस ऑफर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्लियर? Next, offer should not contain a term of non-compliance which amounts to acceptance। ठीक है, ध्यान से सुनना। जैसे ए बी को बोला विल यू परचेज मोबाइल, क्या तुम मोबाइल खरीदोगे, कितना में, 5,000 में। ए बोला रिप्लाई दे देना 1 हफ्ता के अंदर। अगर 1 वीक के अंदर रिप्लाई नहीं आया ना तो मैं ये मान लूंगा कि यू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर।
क्या ये एक वैलिड ऑफर है? द आंसर इज नो। ऐसा ऑफर हम नहीं दे सकते कि अगर रिप्लाई नहीं दिया तो एक्सेप्टेड मान लेंगे, हम ऐसा ऑफर नहीं दे सकते। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि 7 दिन के अंदर रिप्लाई अगर नहीं दिया तो हम ये मानेंगे कि ऑफर रिजेक्ट कर दिए हो, हम ऐसा मान सकते हैं। लेकिन हम ऐसा ऑफर नहीं दे सकते जहां पर 7 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं किया तो हम ऑफर को एक्सेप्टेड मान लेंगे। क्लियर है ये? तो वही लिखा हुआ है, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म ऑफ नॉन कंप्लायंस, कुछ काम ना करना जिसके वजह से उसको एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा। तो हम ऐसा ऑफर नहीं दे सकते कि 7 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं किया तो एक्सेप्टेड मान लेंगे, दिस इज नॉट अ वैलिड ऑफर। हाँ, हम ये बोल सकते थे 7 दिन के अंदर अगर रिप्लाई नहीं दिया तो हम रिजेक्टेड मान लेंगे, वो एक वैलिड ऑफर होता। क्लियर है? देखना, thus one cannot say that if acceptance is not communicated by a certain time the offer would be considered as accepted। हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, वही एग्जांपल है, A proposes B to purchase an Android phone for 5,000 and if no reply, अगर रिप्लाई नहीं आया, if no reply by him in a week, it would be assumed that B has accepted। ये एक वैलिड ऑफर नहीं है। क्लियर है? लास्ट, ऑफर में भी इधर स्पेसिफिक और जनरल, ये हम टाइप्स ऑफ ऑफर में पढ़े थे। स्पेसिफिक का मतलब होता है टू अ पर्टिकुलर पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन, और जनरल का मतलब होता है सबको, टू द पब्लिक एट लार्ज। तो जब ऑफर दिया जाता है एक पर्टिकुलर पर्सन को, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक ऑफर, और जब ऑफर दिया जाता है पब्लिक को, सबको, देन दैट इज कॉल्ड एज अ जनरल ऑफर। An offer can be made to either public at large or at any specific person। Clear? Next, an offer may be expressed or implied। Expressed मतलब by words, spoken or written। Implied का मतलब by behavior या by conduct, ना कुछ बोले, without any words spoken or written। अगर बिहेवियर से, कंडक्ट से अगर हम ऑफर दे रहे हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज अ इम्प्लाइड ऑफर। ठीक है, एग्जांपल देखना, एन ऑफर में बी इधर बाय वर्ड्स का मतलब होता है एक्सप्रेस्ड, और बाय कंडक्ट का मतलब होता है इम्प्लाइड। क्लियर? देखना, अ बॉय स्टार्ट्स क्लीनिंग द कार एज इट स्टॉप्स ऑन अ ट्रैफिक सिग्नल। एक कार जो है ट्रैफिक सिग्नल में रुका, और जैसे ही गाड़ी रुका एक छोटा बच्चा आया और गाड़ी साफ करने लग गया, बिना कुछ बोले गाड़ी साफ करने लगा। तो ये जो बिना कुछ बोले भी गाड़ी साफ कर रहा है, ये क्या दे रहा है बच्चा इज गिविंग इम्प्लाइड ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर दे रहा है कि गाड़ी साफ करवाना है क्या, अगर तुमको नहीं करवाना तो तुम मना कर दो कि गाड़ी साफ नहीं करवाना है ना, लेकिन अगर तुम गाड़ी साफ करवा लिए तो फिर तुमको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि चुपचाप वो गाड़ी साफ कर रहा है, इट इज अ इम्प्लाइड ऑफर। तुम चुपचाप गाड़ी साफ करवा रहे हो, दिस इज अ इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, और इम्प्लाइड ऑफर प्लस इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, a boy starts cleaning the car as it stops on a traffic signal without being asked to do so। in such circumstances any reasonable man would guess that he expects to be paid for this, and here boy makes an implied offer। क्लियर है? तो बच्चा अगर चुपचाप गाड़ी साफ कर रहा है तो वो एक इम्प्लाइड ऑफर है। अगर तुमको गाड़ी साफ नहीं करवाना तो तुम बोल दो कि गाड़ी साफ मत करो, वंस वो गाड़ी साफ कर लिया उसके बाद तुमको पैसा देना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, सर पैसा कैसे देना पड़ेगा, हम तो गाड़ी आगे बढ़ा देंगे। अब वो अलग बात है बेटा, है ना, तुम गाड़ी आगे बढ़ा दोगे वो अलग चीज है, बट रूल के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। क्लियर? लास्ट, डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर। ऑफर का मतलब होता है किसी को ऑफर देना, सामने वाला एक्सेप्ट करेगा तो इट विल रिजल्ट इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इन्विटेशन टू ऑफर का मतलब होता है हम इनवाइट कर रहे हैं कि सामने वाले हमको ऑफर देंगे, सामने वाले जब ऑफर देंगे हम जिनका ऑफर एक्सेप्ट करेंगे देन इट विल रिजल्ट इनटू अ वैलिड
कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मॉल में डिस्प्ले में सामान रखा हुआ रहता है, ठीक है, शॉपिंग मॉल अगर गए होगे तो शॉपिंग मॉल में ऐसे डिस्प्ले में सामान रखा हुआ होता है, देखे होगे, ऐसे रैक्स बने होते हैं और ऐसे कुछ ऐसे कपड़े ऐसे रखे हुए होते हैं, ठीक है। अब ये जो डिस्प्ले में सामान रखा हुआ है, क्या ये ऑफर है? नो, दिस इज नॉट एन ऑफर, ये एक इन्विटेशन टू एन ऑफर है। इसका मतलब क्या है सर? तुम बेटा अपने मर्जी से सामान उठाए और काउंटर में गए और तुम बोलोगे कि ये सामान मुझे खरीदना है, सामने वाला हो सकता है मना भी करे, क्योंकि जो डिस्प्ले में सामान रखा है वो ऑफर नहीं है। अगर वो ऑफर होता, तुम सामान उठाए तो एक्सेप्टेंस हुआ, ऑफर एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट बनता और मॉल वाला मना नहीं कर सकता था सामान बेचने से। लेकिन वो ऑफर नहीं है, वो क्या है? इन्विटेशन टू ऑफर है। मतलब मॉल में जो डिस्प्ले में सामान रखा हुआ है, दैट इज नॉट एन ऑफर, दैट इज अ इन्विटेशन टू एन ऑफर। जब हम उसमें से एक सामान उठाते हैं और काउंटर के तरफ जाते हैं बिलिंग कराने के लिए, तो ये हमारा सामान उठाना और काउंटर के तरफ जाना इज द ऑफर। अब अगर काउंटर में उसको एक्सेप्ट किया जाता है, अगर उन लोग हाँ बोलते हैं कि हाँ ये सामान हम तुमको बेचेंगे, देन इट इज अ एक्सेप्टेंस एंड इट विल रिजल्ट इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? देखना, ऑफर मेड विद द इंटेंशन टू नेगोशिएट और ऑफर्स टू रिसीव ऑफर्स आर नोन एज इन्विटेशन टू ऑफर। Thus, where a party, without expressing his final willingness, proposes certain terms on which he is willing to negotiate, he does not make an offer, but only invites the other party to make an offer. तो वो ऑफर नहीं दे रहा, वो तो दूसरों को बोल रहा है कि ऑफर दो, ठीक है। एग्जाम्पल है बहुत सारा इसका, जैसे कंपनी शेयर्स बेचने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट निकालता है, वो क्या है? इन्विटेशन टू एन ऑफर है। डिस्प्ले में रखा हुआ सामान इन अ शॉपिंग मॉल, इन अ शॉप, वो सब क्या है? वो भी इन्विटेशन टू ऑफर है। ऑक्शन में एडवर्टाइजमेंट करना, ऑक्शन क्या है? ऑक्शन भी इन्विटेशन टू ऑफर है। हम जो बोली लगाते हैं 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, हम क्या कर रहे हैं? हम ऑफर दे रहे हैं, और जो हाईएस्ट ऑफर होगा उसको वो लोग एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। लास्ट, कोटेशन मांगना प्राइस का, वो भी क्या है? वो भी एक इन्विटेशन टू ऑफर होगा। क्लियर है? तो इन्विटेशन टू ऑफर और ऑफर में बहुत डिफरेंस है। ऑफर से सीधा एक्सेप्टेंस बनता है और एक्सेप्टेंस से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है, बट इन्विटेशन टू ऑफर से पहले ऑफर बनता है, फिर वो ऑफर जब एक्सेप्ट होता है तब वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। क्लियर है? दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ऑफर एंड एन इन्विटेशन टू एन ऑफर। क्लियर है? तो मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर। ऑफर वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है, हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे एक्सेप्टेंस। थैंक यू एंड बाय बाय।